वेलकम बैक एवरीवन टू द एडमिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम आज जो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल पार्ट और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था हमारे थ्योरी पोर्शन का, वो हम आज कंप्लीट करेंगे और ये लेसन को भी यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, देखो अब तक के हमने पूरे लेसन में फोकल लेंथ, उसके बाद में हमने देखे अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, जिसमें हमने उसका रिफ्रैक्शन देखे, उसकी रे डायग्राम्स, आफ्टर दैट मैग्निफिकेशन, देन पावर के बाद में कॉम्बिनेशन, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके बाद में हमने देखे कि जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के यूजेस है, वो डिफेक्ट, ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, तो जो आज का आपका टॉपिक है वो जनरली डिपेंड करता है कि ह्यूमन आई पे ही, मतलब आपके विजन पे, आपकी दृष्टि पे, और साथ में कैसे हम कलर्स को परसीव करते हैं अपनी आंखों में। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पहले स्टार्ट करना है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये हेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर सार्थक ठहरता है कि वो जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस मीन्स क्या है? परसिस्टेंस मीन्स एक्चुअली में अगर हम जनरली अगर ऐसे बताते हैं तो एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सेंसेशन, एक ऐसा एक कंटिन्यूएशन जहाँ पर हमको ऐसा फील होता है कि लाइट या फिर जो कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे सामने न होते हुए भी वो कुछ समय के लिए हमारे सामने उसकी इमेज तैयार होकर रहती है। मतलब कि जैसे अगर हम बात करते हैं, आप अगर कंटिन्यू कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो क्या होता है कि उसको अगर हटा दिए तो आपके सामने से उसकी इमेज निकल जाती है। लेकिन कभी कभार कंटिन्यूअसली कुछ समय तक के अगर उसको अगर हमने रखे तो वो कुछ सेकंड्स के लिए वो अपने रेटिना पे, अपने माइंड में ऐसा मतलब एक इमेज उसकी तैयार हो जाती है कि हमें कुछ समय तक के, कुछ 1/16 ऑफ द सेकंड के लिए वो इमेज हमारे माइंड में, हमारे रेटिना पे वहाँ पर बनी हुई रहती है। तो हमको कुछ समय के लिए वही चीज़, वही इमेज बार बार याद आती है। जैसा अगर आपकी अगर बात करूँगा तो वही, अगर आपका पेन है, इसको आप कंटिन्यू देखते रहो तो क्या होगा, कुछ समय के लिए इस पेन का जो इमेज है वो आपके आंखों के रेटिना पे समय तक के रहेगा। वो रहेगा कुछ समय तक के 1/16 ऑफ सेकंड के लिए वो रहेगा, उतने सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद में उसकी इमेज वहां से गायब हो जाएगी। तो उसे बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ इमेज और परसिस्टेंस ऑफ विजन। उसे बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब कोई इमेज का कुछ पर्टिकुलर समय के लिए कंटिन्यू होना, वहां पर रहना, वहां पर प्रेजेंस न होते हुए भी उसका प्रेजेंस दिखना हमें, उसको बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब एक्चुअली में वो इमेज, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पर रहेगा नहीं, लेकिन उसकी इमेज हमारे आंखों में, हमारे रेटिना पे वो बन के रहेंगे कुछ समय तक के, उसको बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, देखो, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आई लेंस क्रिएट इट्स इमेज ऑन द रेटिना। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो हमारे आंखों में आई लेंस होती है वो आई लेंस इमेज क्रिएट करती है उस ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर में। आपने देखे भी है, तो द इमेज इज ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है वो उतने ही समय के लिए रहेगी जितने समय के लिए हमारे आंखों के सामने, मतलब लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिए मतलब कि उसकी इमेज भी वहां से हट जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, द इमेज डिसअपीयर्स एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे, है ना। जो इमेज है वो उतने ही जल्दी गायब हो जाएंगी, दिखना बंद हो जाएंगी जितने जल्दी वो ऑब्जेक्ट वहां से निकाला जाएगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट वहां से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, हाउएवर दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस। लेकिन जैसा हम बोल रहे हैं अभी कि ऑब्जेक्ट को जैसे हमने वहां से मूव कर दिए तो उतने ही जल्दी वो जो इमेज है वो वहां से डिसअपीयर होती है। लेकिन अगर हम जनरली बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता। हाउएवर दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, वो इतने जल्दी, बहुत शॉर्ट समय के लिए नहीं रहता। द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन आवर रेटिना फॉर 1/16 ऑफ अ सेकंड। मतलब एक सेकंड का 1/16 पार्ट तक के वो जो इमेज है वो क्या होती है, उस हमारे रेटिना पर प्रेजेंट रहती है, प्रिंटेड रहती है, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा होता भी है कि एकदम, मतलब जैसा अगर मैंने अभी आपके सामने पे, आपने अगर कोई चीज अगर आपके सामने रखे, आंखों के सामने, और उसको अगर आपने से मूव करे तो उतने जल्दी वो मूव नहीं होती जितने फास्टली हम सोचते हैं। वो हमारे रेटिना पे कुछ समय तक के वो जो इमेज है वो फॉर्म रहती है वहां पर। कितना समय रहेगा उसका, वो रहेगा 1/16 ऑफ सेकंड, मतलब एक सेकंड का 1/16 पार्ट उसका, समझ में आ रहा है?
1/16 ऑफ सेकंड आफ्टर ऑब्जेक्ट रिमूव, मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आई लेंस के मदद से, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने रिमूव भी कर दिए, उसको अगर आपने हटा भी दिए, फिर भी उसकी जो इमेज है वो रेटिना पर प्रिंटेड रहेगी कब तक के, फॉर द 1/16 ऑफ अ सेकंड, कब तक के 1/16 ऑफ अ सेकंड। ओके, दिस सेंसेशन, उस सेंसेशन को, उस महसूस होने को, जो हमको जो महसूस होता है उस सेंसेशन को बोला जाता है रेटिना पर परसिस्ट होता है वो कुछ समय के लिए, वो जो सेंसेशन है, वो जो अवेयरनेस है वो कुछ समय तक के परसिस्ट होता है हमारे रेटिना पर। दिस इज कॉल्ड एज अ परसिस्टेंस ऑफ विजन, और उसी को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आ रहा? तो यह है आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन। व्हाट एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ यू कैन थिंक अबाउट दिस, मतलब कि आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखना है जिसके बारे में आपको सोचना है कि परसिस्टेंस ऑफ लाइफ आपको दिखने मिलता है, आपने खुद ने सोचना है। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, वो आपके लिए होमवर्क है। देखो सर्च करो उसके बारे में कि परसिस्टेंस ऑफ विजन के कितने कौन से एग्जांपल्स है आपके पास में, अभी उसका प्लेटफॉर्म है, आप सर्च कर सकते हो, है ना। देखो उसके एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में कौन से, अगर कुछ तकलीफ आती है तो पूछ सकते हो फिर, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम देखते हैं कुछ लास्ट का टॉपिक, बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा दिया हुआ है इसके बारे में, थ्योरी दी हुई है, आपने पढ़ना भी है, मैं थोड़ा उसका आइडिया आपको दे देता हूँ। क्या बोला गया है, हाउ डू वी परसीव अ डिफरेंट कलर, मतलब अलग अलग कलर्स, जैसा आपके ऑब्जेक्ट देखे आपने, अब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है तो कोई डार्क कलर का होता है, बराबर है, कोई फेंट होता है तो कोई एकदम डार्क होते हैं। तो इन सब के जो कलर्स है वो हमारे आईज पर आके गिरते हैं, लेकिन वो कैसे हम उसको परसीव करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको अंडरस्टूड करते हैं, कैसे उसके अवेयर होते हैं, समझ में आ रहा है। तो मतलब हम कैसे कलर के बारे में जानेंगे हमारे आईज के थ्रू, वो देखना है हमें। देखो क्या बोला है, द रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना का काम क्या है कि उसके ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं तो आई लेंस क्या करती है, उस रेटिना पे उसकी इमेज क्रिएट करती है, मतलब कि वो इमेज जो क्रिएट होती है उसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट की पहचान कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो वो जो रेटिना होती है आपकी, आपके आई में प्रेजेंट, वो एक्चुअली में तैयार होती है किससे मेनी सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स, मतलब जो लाइट को डिटेक्ट करती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स का मीनिंग क्या है, जो लाइट को डिटेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? दीज सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड और अ कोन। वो जो सेल्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, तो वो जनरली ऐसे कोन शेप में, थोड़ा बड़ा इसमें बना था, इतना बड़ा रहता नहीं वो, लेकिन आपको कोन शेप समझाने के लिए मैं बता रहा। वो जो शेप है सेल्स का वो जनरली कोन रहता या फिर रॉड का रहता, थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे कुछ इस तरीके से, जो रॉड का शेप रहता है ना आपके, इस तरीके से ऐसे शेप के क्या रहते हैं रेटिना में सेल्स होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी का मीनिंग है एक प्रकार से एनर्जी, हम बोलेंगे इसको इंटेंसिटी का मीनिंग क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है, लाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक प्रकार की एनर्जी वहां से रिसीव होती है। तो देखो जो रॉड लाइक सेल्स है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर, मतलब कि जो लाइट की जो एनर्जी है उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर्स एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर्स, अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस एंड द डीमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। अब देखो क्या होता है, रेटिना से जितने भी इमेजेस जो क्रिएट होती है उसके जो सिग्नल्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, वो थ्रू द ऑप्टिक नर्व कहाँ पर जाते हैं, ब्रेन में। तो अब जो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, वहां पर जो रॉड लाइक सेल्स है, मतलब जो रॉड के शेप के जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या, एक प्रकार से एनर्जी उसकी, समझ में आ रहा है कि वो कितना इंटेंसिटी का, कितने एनर्जी का वो लाइट है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसके हिसाब से, उसको रिस्पॉन्ड करने के हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी के हिसाब से मतलब इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो जो इंफॉर्मेशन है उस लाइट के बारे में, वो ब्राइट है या डीम है, वो हमें अपने ब्रेन तक के कौन पहुंचाता है, वो जो रॉड लाइक सेल्स है वो। समझ में आ रहा है? मतलब ऑप्टिक नर्व वैसे देखा जाए तो वो पहुंचाता है, लेकिन वो सिग्नल ट्रांसफर कौन करता है, रॉड लाइक सेल्स इन द रेटिना। समझ में आ रहा है?
चलो फिर बात आती है कॉनिकल सेल्स के ऊपर में। तो कॉनिकल सेल्स क्या करते हैं? कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर। कॉनिकल सेल्स भी जनरली किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? कलर। और वो ऑब्जेक्ट का कलर बताते हैं, वो ऑब्जेक्ट का कलर बताते हैं। समझ में आ रहा है? रॉड लाइक सेल्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? ब्राइट इंटेंसिटी, मतलब एक एनर्जी कितनी होगी उस लाइट की, और वो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ब्राइटनेस और डीपनेस। कम कलर रहा, कम मतलब इंटेंसिटी रही लाइट की, उसका प्रकाश जो उजाला हम बोलते हैं वो अगर कम रहा तो वो डीम रहता है, वहां पर लाइट जो है वो ऐसे कम, क्या बोलेंगे हम, वहां पर लाइट का विजन डीम है। वही अगर ज्यादा इंटेंसिटी रही तो ब्राइट। तो ज्यादा है लाइट की इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, या कम है, वो कौन बताएगा? रॉड लाइक सेल। और वही अगर बात करेंगे कॉनिकल सेल्स की, तो उसका काम क्या होता है? दे रिस्पॉन्ड टू द कलर एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। और जो ऑब्जेक्ट का कलर होगा उसकी इंफॉर्मेशन देता है आपको कॉनिकल सेल। समझ में आया? जो रॉड सेल्स है वो फेंट लाइट को भी क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। वो फेंट लाइट को भी सेंस कर लेते हैं। फेंट लाइट मतलब जो ज्यादा डार्क नहीं होते। वही अगर हम बात करें कॉनिकल सेल की, तो कॉनिकल सेल रेड, ग्रीन, ऐसे जो कलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, रेड, ग्रीन, और अगर मैं बात करूंगा तो वो जो ब्लू कलर्स होते हैं, जो डार्क कलर्स होते हैं, है ना, उनको रिस्पॉन्ड करता है कॉनिकल सेल्स। वही अगर बात करेंगे रॉड सेल्स की, तो ये क्या करते हैं? ब्राइटनेस और डिमनेस के बारे में तो बताते ही है, लेकिन साथ ही साथ में वो बताते हैं कि वो फेंट लाइट को भी डिटेक्ट करते हैं। और फेंट लाइट को मतलब कि जैसे येलो हो गया, व्हाइट हो गया, इनको, और बट दे कॉनिकल सेल डू नॉट। लेकिन कॉनिकल सेल की वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उनको डिटेक्ट कर पाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद में रॉड लाइक सेल रिस्पॉन्ड टू द फेंट लाइट बट आल्सो कॉनिकल सेल डू नॉट, दस वी परसीव द कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट। इसीलिए हम ज्यादातर ब्राइट लाइट में कलर परसीव करते हैं। कॉनिकल सेल्स कैन रिस्पॉन्ड द डिफरेंटली टू द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। कॉनिकल सेल्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? ज्यादातर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर, जो भी डार्क कलर में होते हैं। अब देखो कैसे होता है वहां पर, वो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। व्हेन रेड कलर falls on the eyes, the cell responding to the red light get more excited than the responding the colors and to the other colors and we get the sensation of red color। क्या होता है कि जब कोई रेड लाइट अगर हमारे आंखों पर आती है तो जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा एक्साइट होते हैं टुवर्ड द रेड लाइट, मतलब कि वो रेड लाइट को ज्यादा उसको महत्व देते हैं, मतलब उसके ऊपर में ज्यादा वो फोकस करते हैं। और इसीलिए हमें अगर दूसरा भी लाइट अगर प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमको रेड लाइट ही ज्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एनर्जी है, मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है। वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके टुवर्ड में एक्साइट होते हैं हमारे सेल्स, और इस वजह से वहां पर हम रेड लाइट को जल्दी से क्या कर पाते हैं? सेंस कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? सम पीपल गेट लैक विद द कॉनिकल सेल रिस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन कलर, मतलब कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जहां पर कॉनिकल सेल्स की कमी होती है जिनमें, तो वो कलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। सच अ पीपल, सच अ पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज दोज कलर्स और कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कलर। अब क्या होता है, जिनमें कॉनिकल सेल्स कम होते हैं वो जो है लोग वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब कि उनमें भी एक प्रकार का डिफेक्ट होता है जो कलर्स को डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अलग अलग तरीके से उसको समझ नहीं पाते हैं। वैसे लोगों को बोला जाता है कलर ब्लाइंड। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंड। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर, देयर आईसाइट इज नॉर्मल। मतलब ये जो कलर ब्लाइंड पीपल है ये पूरे तरीके से ब्लाइंड नहीं रहते, बस इनको कलर की पहचान नहीं होती, मतलब इनके कॉनिकल सेल्स कम प्रेजेंट होते हैं इनके रेटिना में, बाकी इनको दिखने में वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल जैसे हम देख पाते हैं, जो नॉर्मल पीपल देख पाते हैं वैसे ही वो भी देखते हैं, बस उनको कलर की समझ नहीं होती बिकॉज ऑफ कि उनमें कॉनिकल सेल्स कम प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये आप लाइट को भी परसीव कर सकते हो। ये आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो थ्योरी पार्ट है वो बचा हुआ था वो हमने कवर कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। और न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले ही क्लास में बोला था, आप सभी बच्चों ने इस लेसन में हुए थ्योरी में जितना भी आपको फॉर्मूले बेस्ड आपको जितने भी टॉपिक थे वो आपको पढ़ के आना था, मतलब कि उनके फॉर्मूले रिवाइज करके आना था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे वो करके आए हैं और अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो आपको प्रॉपरली समझ में भी आएंगे। फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको फॉर्मूले लिख कर दूंगा, लेकिन कोशिश रखना है कि आप पहले से ही उस फॉर्मूलेज वगैरह को याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की ओर। आपने पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया यहाँ तक के। अब देखते हैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जो इस लेसन में हमने पढ़े हैं। हमने देखे थे सबसे पहले लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? यह है आपका लेंस फॉर्मूला, जहां पर आपको क्या देखना है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेंगी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म होती है आफ्टर कन्वर्जेंस उसका डिस्टेंस। उसके बाद में u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होने के बाद में जो इमेज फॉर्म होती है उसका है v, और जो ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करते हो फॉर द रिफ्रैक्शन, जिसका आपको रिफ्रैक्शन देखना है, तो वो है आपका u। एंड ये सब डिस्टेंस कहाँ से रहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। और f क्या है? आपकी फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, फिर मैग्निफिकेशन के लिए, अब मैग्निफिकेशन में आपने दो फॉर्मूले देखे थे। एक देखे थे हाइट ऑफ द इमेज के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और एक देखे थे आपने डिस्टेंस ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। पहले देखते हैं हाइट के फॉर्म में, तो जो ये h2 है, ये h2 है यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज। h2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। और वही अगर बात करेंगे h1 की, तो वो रहेंगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मतलब जो आपको अगर मैग्निफिकेशन निकालने बोले हैं, तो आपको अगर हाइट दी हुई है, मतलब न्यूमेरिकल अगर आपका है, और देखो आपके टेक्स्ट बुक में 3-4 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हीं में से आएंगे, तो आपको फॉर्मूले और थ्योरी का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है ना, उसका नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालने बोले कोई इमेज का और ऑब्जेक्ट का, और वहां पर दिया है आपको हाइट, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा h2/h1। वही अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, और उस पर से अगर आपको u और v दिया हुआ है और आपको निकालने बोले मैग्निफिकेशन, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा m इक्वल्स टू v/u, m इक्वल्स टू v/u, जहां पर v है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब इस पर से ये रिलेशन आता है कि h2 इक्वल्स टू v हो जाता और h1 इक्वल्स टू u हो जाता। ऐसा इसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ, तो ये भी ध्यान में रखना है एक प्रकार से। अगर कहीं रिलेशन आया तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आ सकता है। फिर पावर के लिए, मतलब पावर ऑफ लेंस क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। पावर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, मतलब p इक्वल्स टू 1/f, p इक्वल्स टू 1/f। और f किस में होना चाहिए? मीटर में। f किस में होना चाहिए? मीटर में। उसके बाद में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंस, मतलब अगर 5 से 6 या फिर उससे भी ज्यादा n नंबर ऑफ अगर आप लेंस लेते हो, तो सभी n नंबर ऑफ लेंस का अगर आपको अगर टोटल पावर निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप लोगे वहां पर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन। समझ में आ रहा है? जब तक कि वो जितने नंबर ऑफ लेंस आपने वहां पर कंबाइन करे हैं, मतलब कांटेक्ट में रखे हैं। समझ में आ रहा? तो ये सारे आपको फॉर्मूले यहाँ पर न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। तो चलो, मैंने आपको बोला था कि सॉल्व एग्जाम्पल आपने खुद से करना है, तो वो आपको करना ही है कोई भी हालत में। ठीक है, अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ लेंस हैविंग द पावर प्लस 1.5 d। d मतलब यहाँ पर डायोप्टर है। d क्या है? डायोप्टर, मतलब कि यूनिट ऑफ पावर। समझ में आ रहा? चलो, तो जो डॉक्टर ने जो लेंस प्रिस्क्राइब की है उसका पावर है सपोज 1.5, पॉजिटिव 1.5। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब फिर उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी लेंस की। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट इन द विजन। अब हमको सबसे पहले निकालना है फोकल लेंथ, उसके बाद में हमें बताना है कि वो लेंस कौन से टाइप की है, और आफ्टर दैट हमें बताना है कि डिफेक्ट ऑफ विजन। मतलब ये क्वेश्चन में आपको एक ही वैल्यू दी हुई है, एक ही वैल्यू गिवन है, उसके मदद से आपको 3 चीजों के बारे में
अब गिवन क्या दिया हुआ है, लेंस हैविंग द पावर, तो हम लिखेंगे पावर ऑफ लेंस। हम क्या लिखेंगे, गिवन है हमें पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू प्लस 1.5 डायोप्टर मीन्स D, ठीक है। अब इसके बाद में हमें टू फाइंड और टू कैलकुलेट भी लिख सकते हो आप, टू फाइंड या फिर टू कैलकुलेट। क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सेकंड क्या बताना है हमें, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। सेकंड क्या बताना है, टाइप ऑफ लेंस, मतलब वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये बताना पड़ेगा। और थर्ड क्या है कि अगर टाइप ऑफ लेंस पता है तो उसका यूज करके आप बताओ कि डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा है। मतलब हमारे आईज में जो डिफेक्ट ऑफ विजन आता था, जैसे कि आपने हाइपरमेट्रोपिया पढ़े, आपने मतलब कि फार साइटनेस जिसको बोला जाता है, या फिर नियर साइटनेस पढ़े जिसको मायोपिया पढ़े, तो उनमें से कौन सा है वो डिफेक्ट ऑफ विजन, वो भी आपको बताना है, वो भी आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो चलो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए निकालना है, आपको सॉल्व करना है। तो हम पहले यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला। अब देखो आपको पावर गिवन है और फोकल लेंथ निकालना है, तो इन चार फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये नंबर 3 वाला, पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ मतलब कि f। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला आपके मुंह पे रहने वाला, जुबानी याद रहने वाला। अगर आपने ऐसा सोचे कि जैसा मैंने यहाँ पर लिख कर दिया एग्जाम में आ रहा है तो गलती कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान में रखो, हमने यहाँ से फॉर्मूला यूज नहीं करे, अपने को याद रखना है, वो तुमको समझाने के लिए मैंने वो ऐसे बताया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन, अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर में। अब कैलकुलेशन के हिसाब से पहले हम लिख देंगे कि P इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस 1.5D, ये आ जाएगा आपका गिवन। कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं, क्या सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो। उसके बाद में क्या है, अभी वी हैव P इक्वल्स टू 1/f, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो देयरफॉर f इक्वल्स टू, ये f को इधर लेके आओ, p को इधर। क्यों कर रहा है साहब, क्योंकि हमें p की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है f की वैल्यू, मतलब कि फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो f है आपका स्मॉल f, इसको आप इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाओ, ताकि वो एक सिंगल वैल्यू बच के रहे और वो रेसिप्रोकल में ना रहे, ठीक है। फिर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, मतलब कि न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब 1/p। क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूले में, 1/p, समझा, ये ऐसे इंटरचेंज, ठीक है। इसके बाद में अभी बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो, 1/5 कहाँ से आया, ये गिवन है आपको, p इक्वल्स टू प्लस 1/5D, तो उसमें से p की वैल्यू क्या कर दिया आपने, प्लस 1/5 कर दो, चलता प्लस लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या आएगा आगे लिखने में, f इक्वल्स टू, अब ये देखो डिवीजन करना है, तो एक चीज ध्यान में रखना, डिवीजन में ये जो आपका डिवाइजर है, ये क्या है यहाँ पर 1/5 नहीं, सॉरी मेरे ख्याल से मैंने 1/5 बोल दिया, उसको 1/5 नहीं रहेगा, वो 1.5। तो ये जो आपका डिवाइजर है वो क्या है 1.5, जो कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट हटाने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ में। अब क्या आ रहा, 1 × 10, तो 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो रहा मतलब कि वो बन जाएगा अभी 15, वो क्या बन जाएगा 15, समझा कैसे आया, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऐसा लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि हमें ये जो पॉइंट है डिवाइजर में, ये हमको हटाना है, समझ में आया, ये पॉइंट को हटाना है, ठीक है। तो अब इसको कर दो डिवाइड, अब 10 15 10 हो गया, 15 हो गया। अब 15 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले 0, हमें क्या लेना पड़ेगा 0 का डिवीजन, तो 0 हो गया। अब ये बन गया 100, देखो ऐसे बहुत आसान है, लेकिन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 15, अब देखो पहले आ गया 0 का,
अब ये डिवीजन हो गया तो पॉइंट, फिर हम ले लेंगे यहाँ पर एक जीरो, डेसिमल बढ़ गया तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 15 6 आएगा क्या आपका ये कि 7 15 6 ही आएगा, ठीक है। 15 6 90, समझ में आ रहा है? 15 6 90। अब देखो 0 यहाँ पर 1, अब फिर से क्या हो रहा है 100, मतलब कि 15 6 90 फिर से। अब ये ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 6 6 का डबल डबल आ गया तो फिर 50 0.67, इसी को कैसे लिख सकते हैं 0.67, मतलब कि फोकल लेंथ इक्वल टू 0.67 मीटर। कितना आएगा आपका फोकल लेंथ 0.67 मीटर, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस 0.67 मीटर, मतलब आपका पहले जो फोकल लेंथ निकालना था वो हो गया। अब यहाँ पर आपको जो आपने थ्योरी में पढ़े वो, अगर किसी भी फोकल लेंथ, अगर कोई भी लेंस की अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब कि वो जो लेंस रहेंगी वो टाइप ऑफ लेंस रहेंगी, वो रहेंगी कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या रहेंगी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मतलब कि हियर द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव, देयरफॉर द टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर जो टाइप ऑफ लेंस रहेंगी वो कौन सी रहेगी आपकी कॉन्वेक्स लेंस रहेंगी। और थर्ड हमें क्या निकालना था ऑल्सो डिफेक्ट ऑफ विजन। अब टाइप ऑफ लेंस कौन सी है यहाँ पे आपकी कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो विजन का डिफेक्ट होता है जहां पर आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हो वो कौन सा होता है, उसको करेक्ट कराने के लिए कौन सा आप डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट को आप करेक्ट कराने के लिए इस लेंस का यूज करते हो फारसाइटनेस। कौन सा फारसाइटनेस, तो आप लिखेंगे ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू ट्रीट और करेक्ट, समझ में आ रहा है, टू ट्रीट द फारसाइटनेस। ऐसा लिखो यूज इन करेक्शन ऑफ, ऐसा लिखो इज यूज्ड इन करेक्शन ऑफ farsightness, therefore defect of vision is defect of vision is farsightedness। सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई थी अपनी, यहाँ पर आएगा farsightedness, समझ में आ रहा। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या रहेगा आपका फारसाइटेडनेस, क्योंकि फारसाइटेडनेस मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया को ही हम ट्रीट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ऐसे आपको थोड़ा सा थ्योरी के साथ में भी चलना पड़ेगा ऐसे न्यूमेरिकल्स में, तो इंपॉर्टेंट है काम के लिए, लेकिन बहुत ही आसान है अगर एक बार समझ गया तो, कॉन्सेप्ट समझ गया तो, और थ्योरी जिसकी अच्छी बन के है उसको ये न्यूमेरिकल्स इजीली जमेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलो अभी देखते हैं सेकंड वन, दैट इज अ बी। देखो क्या बोल रहा है वहां पर कि 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर। देखो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गिवन भी लिख देता हूं, ठीक है। क्या बोला गया है 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू -25
25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर ये लेंस है तो लेंस के नेगेटिव में जितने भी डिस्टेंस आएंगे वो माइनस में लिखे जाएंगे, मतलब u नेगेटिव रहेगा आपका, तो जो u की वैल्यू है वो नेगेटिव लिखा मैंने, समझ में आया? इसीलिए जो साइन कन्वेंशन है वो भी आपको ध्यान में रहने होगा, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान में रहने होगा। तो डिस्टेंस ऑफ द 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस, मतलब कि कॉन्केव लेंस यूज हुई है यहाँ पर फॉर अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस, अगर ये इमेज अगर इंसिडेंट रहे, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, जिसका डिस्टेंस है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो कि माइनस में रहेगा, और ये क्या हो रहा है यहाँ से, तो अगर आपका यहाँ पर अगर वो फोकस हो रही है ऐसी फोकस हो रही है, तो इसके बीच में जो फोकल लेंथ है ये है आपकी 10 सेंटीमीटर की, समझ में आया? ऑप्टिकल डिस्टेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल लेंथ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, समझ में आ गया? तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब सपोज की डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही तो यहाँ तक का डिस्टेंस, साथ ही साथ में ये हाइट, ये इसकी हाइट, ये दो चीजें निकालना है, मतलब वो इमेज का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस कितना है वो, और हाइट उसकी, ये दो चीजें निकालना है, ठीक है? हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है u इक्वल टू -25 और फोकल लेंथ ऑफ लेंस f कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। पोजीशन निकाल रहा है, मतलब कि उसका डिस्टेंस निकाल रहा है, तो पोजीशन को ही हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? पोजीशन दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या है? ऐसा नहीं पूछो, ऐसे मत लिखो, ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग होगा, सीधा लिखो। पोजीशन निकालना है मतलब कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पे ध्यान दो, टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू, ऐसे लिखो, पोजीशन ऑफ इमेज मींस क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकाल रहे हैं मतलब ये क्या निकाल रहा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज किससे शो कर देगा? v के साथ में। सेकंड क्या निकालना है आपको? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज किससे रिलेट करता है? हाइट ऑफ इमेज से। साइज ऑफ इमेज किससे रिलेट करता है? हाइट ऑफ इमेज, दैट इज h2, दैट इज h2। और क्या निकालना है? थर्ड, वो नेचर ऑफ इमेज, ये किसी से रिलेटेड है, ये सीधा सीधा रियल है या इन्वर्टेड है वो बताना है आपने, रियल है या वर्चुअल है वो बताना है, ठीक है? टाइप ऑफ इमेज मतलब कि नेचर ऑफ इमेज, और क्या बताना है? नेचर ऑफ इमेज। ऐसी तीन चीजें आपको निकालना है। अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर में। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर में, ठीक है? अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको। देखो h1 दी हुई है, मतलब अपने को ये मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला h1 h2 का यूज करना पड़ेगा, बराबर है? और मैंने वो रिलेशन आपको बताया था कि h2/h1 = v/u, ये काम में आएगा आपके, बोला बराबर है? ये काम में आएगा बोला, तो वो देखो अभी कैसे काम में आता है, तो ठीक है ना? हाँ, उसके बाद में ये एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा? लेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपको फोकल लेंथ दी हुई है और ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो आपको दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक होगा लेंस फॉर्मूला जो कि है 1/v - 1/u = 1/f, और सेकंड फॉर्मूला यूज होगा h2/h1 = v/u। कहां से आया? फ्रॉम मैग्नीफिकेशन, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दो फॉर्मूलेस को कंबाइन कर दिया अपन ने, समझ में आया? हाँ, अब कैलकुलेशन, अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है, कोई नहीं, बस देखो अपने को क्या करना है कैलकुलेशन में। सबसे पहले गिवन जो है वो तो अपने को याद ही है, सो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट कर
बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। आपने क्या करना है, डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला का यूज करना है। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v प्लस माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देयरफॉर हमें 1 मतलब कि v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/v को जैसे का वैसा रखेंगे, 1/u को उधर से लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/f एज इट इज। ये माइनस 1/u उधर गया तो प्लस 1/u। समझ में आ रहा है, माइनस 1/u दूसरे साइड ट्रांसपोज हो गया तो प्लस 1/u। ये समझ में आ गया डायग्राम। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूज पुट करो। 1/v इक्वल्स टू 1/f। 1/f का मीनिंग क्या है, f का मीनिंग क्या है कि आपकी फोकल लेंथ दैट इज 10 प्लस u की वैल्यू कितनी है, 1/-25। u की वैल्यू कितनी है, -25। अब क्या करोगे, अब करोगे इसका एलसीएम, दोनों का भी एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 50। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 50। 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 50। क्योंकि 10 के टेबल में भी 50 आता है फर्स्ट कॉमन नंबर, और 25 के टेबल में भी 50 आता है। दोनों में अगर कॉमन नंबर देखेंगे तो वो आएगा 50। ठीक है, तो देखो कैसे लिख रहा हूँ इसको भी, 1 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे ये रीजन दे दो, सिंस एलसीएम इक्वल टू 50, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। देयरफॉर 1/v इक्वल्स टू 5/50, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2/50, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो वो हो जाएगा 2/50। समझा, देयरफॉर 1/v इक्वल्स टू 5/2, 5 - 2/50। कैसे, 50 उनका डिनोमिनेटर कॉमन आ गया है ना, डिनोमिनेटर सेम है, उसको कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर का माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 3/50। क्या हो गया, ये 3/50। लेकिन हमें 1/v चाहिए क्या, नहीं, हमें होना सिर्फ v की वैल्यू, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज, मतलब कि रेसिप्रोकल, ऐसा लिख दो, इंटरचेंजिंग नहीं लिखेंगे हम, करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे सीधा सीधा, ऐसा लिखो यहाँ पर रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 50/3। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50/3। समझ में आ रहा, अब इसको डिवाइड कर दो, अब 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 16 3 are 48 कैरी टू 16 6 are अगेन 6 are, इतना उसका आंसर आएगा। दैट इज नियरली इक्वल टू, दैट इज v इक्वल्स टू 16/7। v इक्वल्स टू 16/7, मतलब आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, मतलब कि पोजीशन है, वो कितनी है, 16/7। क्या है वो डिस्टेंस, कितना है उसका, 16/7। और जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, रियल। नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, रियल। तो वो लिख दो, एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, so that the image is real। इमेज क्या रहेंगी उस पे, रियल। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। देखो आपका नेचर ऑफ इमेज पता चल गया यहाँ से, रियल है करके, और पोजीशन भी पता चल गई, मतलब कि उसका डिस्टेंस ऑफ इमेज को मिल गया हमको, तो वो है 16.7। अब हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फ्रॉम फॉर्मूला 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला 2। क्या बोल रहा है फॉर्मूला 2, h2/h1 इक्वल्स टू v/u। अब h2 की वैल्यू जैसे कि वैसी, h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आपने अभी निकाले 16.7, और u की वैल्यू है -25। u की वैल्यू क्या है, -25। अब क्या करो, इसको 5 को उधर लेके चले जाओ, तो h2 इक्वल्स टू 16.7
-25 इंटू 5 ये और ये कैंसल, देयरफॉर H2 इक्वल्स टू -16.7 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 5, -16.7 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका आंसर निकालो और वो रहेगा आपका हाइट ऑफ द इमेज। इसको डिवाइड करो, इसका आंसर आएगा लगभग -3 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, -3.6 वगैरह आ सकता, या फिर 3.17 मतलब 13, हाँ 3.3 आएगा, 3.3। समझ में आ रहा है? ये जो H2 है मतलब हाइट ऑफ द इमेज, ये आएगा 3.3 3.4 के आसपास आएगा वो। समझ में आ रहा? वो आपने घर पर करना है, ये पूरा नहीं हुआ यहाँ पर, वो आपने घर पर करना है और फिर लास्ट में लिखना है कि हाइट ऑफ द इमेज इज माइनस में आएगा। इसका इमेज की हाइट किसमें आएगी? माइनस में आएगी, मतलब कि इमेज है इन्वर्टेड। माइनस में मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। रियल हो गया एक नेचर उसका और एक रहेगा इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? माइनस में इसलिए आएगी। तो ये हो गया आपका बी क्वेश्चन। ठीक है, जो सी वाला है मतलब कि थर्ड, सी मतलब कि थर्ड की बात नहीं करते अपन, एक काम करते, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका जिसमें बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, नहीं थर्ड वाला ही देखते अपन। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, 3 लेंसेज हैविंग द पावर 2.5 एंड 1.7 डायोप्टर आर केप्ट टचिंग इन रो। केप्ट टचिंग इन रो का मीनिंग क्या है? तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब फॉर्मूला ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का। समझ में आ रहा है? 3 लेंसेज है जिनके अलग अलग पावर दिए हुए हैं, तो क्या निकालने बोले? व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन। बहुत इजी, कंसीडर करो P1 इक्वल टू 2, P2 इक्वल टू 2.5 और P2 इक्वल टू 1.7, सबका प्लस कर दो, आंसर निकालो, टोटल पावर मिल जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क, थर्ड वाला क्या है? होमवर्क है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर निकालो लास्ट में, और उसके बाद में थर्ड वाला भी होमवर्क में रखो। उसके बाद में अपन करते हैं फोर्थ वाला, मतलब कि तो चलो अभी देखते हैं अपना लास्ट वाला। इसके पहले जो आपका थर्ड वाला था वो आपको होमवर्क में मैंने बताया कैसे करना है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं फोर्थ वाले एग्जांपल पे। क्या बोल रहा है फोर्थ एग्जांपल? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फ्रॉम अ लेंस गिवन वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब वहां पर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि हमने लिखे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल टू -60, और उसके बाद में आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ इमेज v इक्वल्स टू -20। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? व्हाट इज, हाँ v इक्वल टू -20 क्यों लिए? ये ध्यान दो, v इक्वल टू -20 क्यों लिए? चलो ऑब्जेक्ट का तो पता है आपने को, क्योंकि वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रहता है उसका माइनस में लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज भी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इसीलिए v की वैल्यू कितनी लिए वहां पर? -20। अभी हमें निकालना क्या है? टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द इमेज, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो कि है f। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास में v की भी वैल्यू है, u की भी वैल्यू है। तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इक्वल टू 1/v अपॉन 1/u। Therefore 1/f इक्वल्स टू 1/v। अब 1/v की वैल्यू क्या है? -20 माइनस 1/-60, u की वैल्यू -60। अब क्या करोगे? अब करोगे आप इसका पहले एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा आपको? इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, बराबर है? देखो इसका एलसीएम निकालो, उससे पहले ये माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/60। समझा ना? ये इसको पहले ऐसे भी लिख सकते, माइनस एंड माइनस ऑफ 1/60 भी लिख सकते इसको। देयरफॉर 1/f इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/60। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा दोनों का 60। मतलब कि क्या करोगे आप? देयरफॉर f इक्वल्स टू -1/20 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 60 लाना है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आने वाला? 60। तो 20 को 60 बनाने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आप फ्रैक्शन के रूल्स पढ़ते हो, फ्रैक्शन के रूल्स है ऐसे कि अगर डिनोमिनेटर अगर सेम लाना है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, और ये 1 × 1
60 इंटू 1, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 60 रहेगा वहाँ पर। ये हो जाएगा -3/60 प्लस 1/60, ठीक है। देयरफॉर 1/f इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर कॉमन आ गया तो न्यूमरेटर का एडिशन, देयरफॉर 1/x -3 प्लस 1 -2/60, देयरफॉर 1/f -1/30, मतलब कि फोकल लेंथ की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो मतलब उसका उल्टा, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। f इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ क्या है -30 सेंटीमीटर। अब फिर और क्या पूछे क्वेश्चन में, इज इट अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो ध्यान में रखो कि जब कभी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसका मतलब है कि वो जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, मतलब कि कॉन्केव लेंस होती है। मतलब हियर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नेगेटिव, therefore the lens is diverging, और उसी को हम बोलेंगे कॉन्केव, उसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्केव लेंस। समझ में आया? तो ये है आपका सॉल्यूशन फॉर द 4। इस तरीके से हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो गया विथ न्यूमेरिकल। और कुछ आपको डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन पहले आपको थरोली पूरा लेसन पढ़ना है, उसके पूरे के पूरे जो फॉर्मूलेज है वो ध्यान में रखना है, साथ ही साथ में जो कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ें हैं वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है। जैसे कि ये आपको काम में आता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो साइन कन्वेंशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वो फिर लेंस कौन से टाइप की है वो वगैरह सब बता दे जमने होगा। तो इस प्रकार से ये लेसन खत्म होता है, मिलेंगे अगले क्लास में।